निष्ठा मॉड्यूल पर क्वेश्चन बैंक की चर्चा के क्रम में आज हमारी चर्चा निष्ठा के मॉड्यूल नंबर 7 जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन पर होगी। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। तो CCE की फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन होता है। हिंदी में आप इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि SBA का फुल फॉर्म क्या है। तो SBA का फुल फॉर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, यानी कि स्कूल आधारित आकलन। इसमें अगला क्वेश्चन है कि आकलन और मूल्यांकन। देखिए, आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट बोलते हैं और मूल्यांकन को अंग्रेजी में इवैल्यूएशन बोलते हैं। से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है कि शिक्षण के क्षेत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई सतत प्रक्रिया आकलन या असेसमेंट कहलाती है। देखिए, जब भी कोई शिक्षक कक्षा का शिक्षण करता है तो शिक्षण के दौरान जो सतत प्रक्रिया चलती है, यानी कि बच्चों को आंकने के लिए कि बच्चे क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं, तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है टीचिंग के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? आकलन या असेसमेंट कहते हैं। जबकि मूल्यांकन कई निश्चित मानकों के अनुसार किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना है। यह प्रायः किसी प्रक्रिया के अंत में किया गया कार्य है। देखिए, जब हम फाइनली बच्चों का एग्जामिनेशन लेते हैं तो वो कई मानकों और कई मूल्यों के आधार पर होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जो शिक्षण के अंत में की जाती है, जैसे बच्चों की परीक्षाएं या यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो ये मूल्यांकन होता है जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि आकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो आकलन के 3 प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वो है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। इसे अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा प्रकार है योगात्मक या संकलनात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो तीसरा है वो है निदानात्मक आकलन, जिसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला प्रकार है वो है संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है वो है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, ऊपर हमने जब आकलन के प्रकार के बारे में आपको बताया तो वहाँ भी यही 2 प्रकार थे, एक संकलनात्मक और दूसरा निदानात्मक। बस वहाँ आकलन जुड़ा हुआ था और यहाँ पर मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। इसमें अगला प्रश्न कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो देखिए, इसका जो जवाब है वो नीचे लिखा हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन 2 स्तर पर होता है। एक मूल्यांकन सतत होता है और दूसरा व्यापक। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है शिक्षण के दौरान लगातार मूल्यांकन, अर्थात हर दिन मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत स्कूली और सब स्कूली मूल्यांकन होता है। स्कूली के अंतर्गत स्कूल के अंतर्गत चलने वाले पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन, और सब स्कूली के अंतर्गत ऐसी एक्टिविटी जो शिक्षकों द्वारा दी जाती है और बच्चों द्वारा घर से उन्हें पूर्ण करने के पश्चात शिक्षकों द्वारा उनका मूल्यांकन होता है। यानी कि सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जो मूल्यांकन कंटिन्यूअसली चलता रहे, यानी कि डे 1 से लेके और जो एंड ऑफ डे होता है किसी सेशन का, जब लगातार कोई मूल्यांकन चलता है तो उसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। और जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो 2 स्तर पर होता है, एक स्कूली स्तर पर होता है और एक सब स्कूल स्तर पर होता है। यानी कि स्कूल में भी इवोल्यूशन होता है और स्कूल के बाहर जब बच्चे होते हैं तब भी वो इवोल्यूशन होता है। जैसे शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो बच्चे गृह कार्य घर से करके आते हैं, उसके बाद बच्चों के जो गृह कार्य का इवोल्यूशन होता है वो व्यापक मूल्यांकन के स्तर पर आता है। इसमें अगला प्रश्न है कि रूब्रिक क्या है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो है कि रूब्रिक एक आकलन उपकरण है। ये कोई एपरेटस नहीं है, यानी कि एक तरीका है, आकलन का एक तरीका है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को इंगित करता है। कि देखिए, बच्चों का जो मौखिक इवोल्यूशन होता है या उनका जो रिटन इवोल्यूशन हो, इस दौरान कुछ मानदंड बनाए गए हैं। अगर बच्चे उन मानदंड पर खरे उतरते हैं तो वो रूब्रिक कहलाता है। यानी कुल मिला जुला के जो रूब्रिक का निर्माण होता है वो कुछ मानदंडों के हिसाब से होता है, वो हम आपको आगे बताते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि रूब्रिक के कितने मानदंड हैं। तो रूब्रिक के 4 मानदंड होते हैं। इसमें जो पहला मानदंड है वो है सौंपे गए काम का विवरण। दूसरा जो मानदंड है वो है मापन का स्तर। तीसरा है आयाम और चौथा है आयाम मानदंड। यानी कि इन्हीं चारों मानदंड के हिसाब से एक रूब्रिक का निर्माण होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि रूब्रिक कितने प्रकार का होता है। तो रूब्रिक 2 प्रकार का होता है, समग्र रूब्रिक और विश्लेषणात्मक रूब्रिक। अब देखिए, यहाँ पर लगातार कुछ प्रश्न आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और देखिए इनके जो जवाब हैं उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि स्व मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है।
तो ये इसका जो जवाब है वो है कि सीखने के रूप में मूल्यांकन, मतलब इस प्रकार का ये मूल्यांकन होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? सीखने के आकलन के रूप में किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि शिक्षक और छात्र दोनों जब निरंतर प्रगति का परीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, तब कौन सा आकलन होता है? तो यहाँ पर सीखने के रूप में आकलन होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि जब शिक्षक कक्षा में यह देखता है कि सभी छात्र एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं, तब यह कैसा आकलन होता है? यानी कि यहाँ पर एक समूह की बात की जा रही है, यानी कि बच्चों की जो गैदरिंग है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, उसका असेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब आकलन का जो तरीका होगा वो होगा समूह कार्य आकलन। इसमें अगला प्रश्न है कि जब शिक्षक बच्चों की एक दूसरे से तुलना तथा ग्रेडिंग करते हैं, तब कौन सा मूल्यांकन माना जाएगा? तो देखिए इसे आप सीखने का आकलन कहेंगे। इसमें अगला प्रश्न है कि कौन सा आकलन है जो विशेष पहलू पर होता है तथा माता-पिता उससे अपने बच्चे की क्षमता को जानते हैं? तो ये पोर्टफोलियो आकलन होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ाती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है, तो वह सीखने के लिए आकलन कर रही है, तो इसका सही जवाब सीखने के लिए आकलन होगा। अब देखिए आपको सही और गलत में उत्तर बताना है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है रूब्रिक्स में लचीलापन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें लचीलापन होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि एक रूब्रिक एक कार्य पर छात्रों का आकलन विभिन्न मानदंडों पर करती है, तो बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया कि जो रूब्रिक का निर्माण होता है वो 4 मानदंडों के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है। इसमें अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन में सीखने वाला भी आकलन प्रक्रिया का हिस्सा होता है, तो ये बात सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही बात है। और हमेशा की तरह हर मॉड्यूल में मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। ये क्वेश्चन है कि एनईपी, एनसीएफ, निष्ठा और दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या आप इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा है एनसीएफ, तो ये होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसमें अगला है निष्ठा, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और सबसे लास्ट है दीक्षा, तो दीक्षा की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मॉड्यूल 7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए गए, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मॉड्यूलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है वो आपको प्रॉपरली टाइम से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।